हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 14/2/2023 के करंट अफेयर के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट हम बात करते हैं एरो इंडिया 2023 के बारे में, जिसका इस बार का थीम है दी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसका 14th एडिशन है, जिसके स्टार्टिंग कर्नाटका के बेंगलुरु के एहलंका स्थित वायुसेना स्टेशन से किया गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इसमें स्पेशली भारतीय रक्षा उत्पादन विभाग का प्रमुख योगदान है। और ये जो सेशन है, ये जो संस्करण है, वो 13 से 17 फरवरी तक चलेगा। और साथ में ही आपको बता दें कि इसमें पूरे विश्व के 98 देश शामिल हो रहे हैं, और जिसमें 809 रक्षा कंपनियां भी भाग ले रही हैं, स्टार्टअप्स और एमएसएमई से रिलेटेड। इसके बाद इसमें 731 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 633 भारतीय हैं और 98 विदेशी कंपनियां हैं, जिसके अंतर्गत जो हवाई प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके स्वदेशी उत्पाद हैं, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा भारत के, और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। भारत की 115 कंपनियां अपने 227 प्रोडक्ट हैं उनको प्रदर्शित करेंगी, जिसमें जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है वो LCA तेजस मार्क 1 है। और साथ में ही भारत में निर्मित उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3, 4, तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ये सारे क्या है, एक आकर्षण के केंद्र रहेंगे। एरो इंडिया 2023 में 200 से अधिक आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ में आपको ये भी बता दें कि जैसे इसमें फाइटर जेट सुखोई, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर, और इसके साथ साथ में अगली पीढ़ी के स्केल मॉडल सुपरसोनिक ट्रेनर, जो ट्रेनर जेट हैं, वो भी शामिल हैं, है ना। और इससे क्या होगा, भारत के जो एमएसएमईज और स्टार्टअप हैं, उनको एक साथ एक मंच पर लाना और सह विकास, सह अस्तित्व और साझेदारी सहित विदेशी निवेश को आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि भारत में जो बना हुआ सामान है, जो उत्पाद है, वो विश्व मार्केट में उसका निर्यात किया जाए बड़े पैमाने पर, स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा और एमएसएमईज को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी हम हर साल 13 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस बार इनकी 200वीं जयंती थी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्मदिन पर हम स्पेशली गरीबों, अशिक्षितों और शोषितों की सेवा में काम करेंगे, और साथ ही जो हमारा आवास है, स्वास्थ्य सेवा है और महिला सशक्तिकरण, इन विषयों पर जोर देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के बारे में, और ये कहा जा रहा है कि टाटा ग्रुप इतिहास में हाईएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही है। कितने परसेंट का? वार्षिक वृद्धि दर लगभग 20% से ऊपर की तरफ ये जाएगी। और ये कहा गया है किसके द्वारा? चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के द्वारा, जो होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के हैं। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि जो कंपनी है उसने ट्रेडिशनल और नए व्यवसायों के माध्यम से बड़े पूंजीगत व्यय योजनाओं को तैयार किया है और लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। साथ ही उसने अपने पारंपरिक व्यवसाय, आंतरिक स्रोतों के माध्यम से अपने स्वयं के विकास को भी वित्त पोषित करा है, यानी अपने विकास में भी काम करा है, और जो ट्रेडिशनल जो व्यवसाय हैं उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। टाटा सन्स जो है टाटा समूह की निवेश होल्डिंग कंपनी है, और जितनी भी कंपनियां हैं उसमें 29 सार्वजनिक रूप से लिस्टेड हैं और 100 से अधिक ऑपरेटिंग कंपनियां हैं। ठीक है, जो ये टाटा का व्यापार है वो पूरे विश्व के 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में संचालन होता है, और साथ में ही 150 देशों को ये अपने उत्पाद और अपनी सेवाएं निर्यात करते हैं। अगर एन चंद्रशेखरन के बारे में बात करें तो ये टाटा सन्स के बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो ऑपरेटिंग 100 जो कंपनियां हैं इनकी, उनके प्रमोटर भी हैं, जिनकी वार्षिक राजस्व कितना है? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जो एन चंद्रशेखरन है वो जनवरी 2017 से ही टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहम्मद शाहाबुद्दीन को के बारे में, जिनको रिसेंटली बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। कब? 13 फरवरी को, और ये बांग्लादेश के 22nd नंबर के राष्ट्रपति सेलेक्ट किए गए हैं। अच्छा, ये जो है इस
वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हामिद की जगह लेंगे, जो 23 अप्रैल को जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बांग्लादेश में के संविधान में ऐसा है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 कार्यकाल सिर्फ पूरा कर सकता है और तीसरे कार्यकाल से उसको राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं दिया जाता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका जो बर्थ है वो 1949 में पबना में हुआ था बांग्लादेश के, और साथ में ही 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में ये शामिल हुए थे और वह अवामी लीग सलाहकार परिषद के सदस्य भी थे। बांग्लादेश का पूरा नाम क्या है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री हम सबको अच्छे से पता है कि शेख हसीना वाजेद हैं और मुद्रा यहाँ की क्या है? टका है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन 13 फेब फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस, यानी साइप्रस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया और ये पहले विदेश मंत्री थे साइप्रस के। 13 फरवरी को ऐसा किया गया है। और ये देखो, डेमोक्रेटिक पार्टी, मूवमेंट ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक अलाइनमेंट्स का समर्थन इनको प्राप्त है। ठीक है, 2014 से ये सरकारी प्रवक्ता और 2018 में विदेश मंत्री के रूप में ये नियुक्त थे साइप्रस में। अगर हम साइप्रस गणराज्य के बारे में बात करते हैं तो जब आप भूमध्य सागर वाला एरिया देखते हैं और भूमध्य सागर का जो पूर्वी एरिया देखते हैं, ईस्टर्न वाला पार्ट देखते हैं, तो उसमें एक यूरोपीय द्वीप के रूप में है साइप्रस, जो 1960 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था। राजधानी इसकी निकोसिया है, मुद्रा यूरो है, और साथ में यहाँ पर मेजॉरिटी रूप में ग्रीस मूल के लोग पाए जाते हैं और माइनॉरिटी रूप में तुर्की मूल के लोग पाए जाते हैं। तुर्की ने 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया और जो है 1983 में उत्तरी साइप्रस का एक तुर्की गणराज्य बना लिया। ठीक है, लेकिन उत्तरी साइप्रस को पूरे विश्व के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। इसकी मान्यता सिर्फ जो है तुर्की ने ही दी है। भारत भी सिर्फ साइप्रस सरकार को मान्यता देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे MEITY, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 13 से 15 फरवरी के बीच में पहली डिजिटल अर्थव्यवस्था लखनऊ में आयोजित कर रहा है, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाएगी। जैसे कि भारत ने कोविड काल के टाइम में UPI, दीक्षा, कोविन, ई-संजीवनी, इस तरीके के अन्य ऐप बनाए थे और ऐसे ही अन्य योजनाओं के ऊपर बात करी जाएगी। दूसरा है साइबर सुरक्षा के बारे में बात की जाएगी और तीसरा बात किया जाएगा डिजिटल स्किलिंग के बारे में, यानी आम जनता को किस तरीके से उनका स्किल डेवलप किया जाए डिजिटल के क्षेत्र में। भारत नेस्कॉम के साथ समझौते के तहत पहले ही PM दिशा और फ्यूचर प्राइम स्किल्स के माध्यम से लोगों को का डिजिटली स्किल्ड कर रहा है, यानी लोगों को डिजिटल के रूप में कौशल प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केले के बारे में, जिनको यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो निर्णय है वो लिया गया है जूरी के द्वारा, और जूरी के अध्यक्ष कौन है? तो 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है डेनिस मुक्वेगे। 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थी आए थे और जिनका स्वागत करा था मर्केले ने। तो उनके इस निर्णय के लिए उनको यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। एंजेला मर्केले के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 17 जुलाई 1954 को पश्चिमी जर्मनी के हैम्बर्ग में हुआ था। पहले ये शोध वैज्ञानिक के रूप में काम कर रही थी और जब 2015 में राष्ट्रीय चुनाव हुए थे, 2005 में राष्ट्रीय चुनाव हुए थे, तो जर्मनी की पहली महिला चांसलर नियुक्त की गई थी। 14 मार्च 2014 को वो चौथी और आखिरी बार जर्मनी की चांसलर बनी थी। यूनेस्को शांति पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो यूनेस्को नाम है, ये आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनके नाम पर यूनेस्को नाम रखा गया है। और ऑफिशियली जो इसका नाम है वो क्या है? यूनेस्को शांति पुरस्कार का जो ऑफिशियली नाम है वो फेलिक्स होफोएट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार है। ठीक है, और इसको इस पुरस्कार के लिए 120 देशों का समर्थन प्राप्त है। साथ में आपको बता दें कि ये जीवित व्यक्ति को मिलता है, साथ में ही पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर्स की जो इंस्टीट्यूट है उनको भी मिल सकता है उनके उल्लेखनीय काम के लिए जो शांति से संबंधित काम किए गए हों।
हम बात करेंगे महाराष्ट्र भूषण के बारे में। ये पुरस्कार है जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और महाराष्ट्र राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसको 1996 से प्रदान किया जा रहा है। साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता और लोक प्रशासन तथा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो इस बार का जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है 2022 का, उसके लिए चुना गया है दत्तात्रेय उर्फ अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ठीक है, जिन्होंने जो आदिवासी बस्तियां हैं उसमें नशा मुक्ति का काम किया था, अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम किया था और इस क्षेत्र में इन्होंने 30 साल का लंबा काम किया है। तो इस 30 साल की सेवा के लिए, उस समाज सुधारक जो काम है उसके लिए इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में, जिसको लाया गया था 21-22 के बजट में और साथ में ही अक्टूबर 2021 में लॉन्च भी कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। तो इसी के बारे में हम सबको पता है कि सेशन चल रहा है, तो सेशन के टाइम पे जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अपने काम को बताती हैं, अपने व्यय को बताती हैं, कहाँ पर कितना खर्च करा है उसके बारे में बताती हैं, और जो स्कीम्स चल रही है ना, उसमें कितना पैसा खर्च किया है और आगे कितना काम बचा है और कितना कर चुके हैं इसके बारे में जानकारी देती हैं। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री है डॉक्टर भारती पवार, उन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर दिया और उसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 13,879 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर काम करेंगे। अच्छा, ऋण समझौता जो किया गया है वो कौन कौन सी संस्थाओं के साथ किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी और विश्व बैंक के साथ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में, जिन्होंने 13 फरवरी को लोकसभा के एक प्रश्न के उत्तर में बोला कि सरकार बीमा सुगम पोर्टल स्थापित करेगी। इस पोर्टल के माध्यम से बीमाकर्ताओं और वितरण नेटवर्क के लिए रेडीमेड डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिसका नाम होगा बीमा सुगम पोर्टल। ठीक है, जहां पर बीमाकर्ता भी होंगे, वितरण नेटवर्क भी होगा और पॉलिसी धारक आभासी रूप से एक एक प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो बीमा करते हैं और जिनको बीमा खरीदना है उनके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, जिसको 8 अप्रैल 2015 से लॉन्च किया गया है और ये कहा गया है कि अगर भारत का कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय खोलना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट 10 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराएगी और इसके लिए एक मुद्रा कार्ड भी जारी किया जाएगा। इसी विषय पर बात करते हुए जो वित्त राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भागवत कराड़, उन्होंने 13 फरवरी को लोकसभा में कहा कि 27 जनवरी 2023 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 39 करोड़ ऋण दिए जा चुके हैं। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि जिसमें से 26 करोड़ से अधिक ऋण किसको, महिला उद्यमियों को दिए गए हैं और 20 करोड़ ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिए गए हैं। इसके बाद ये योजना है, इसमें ऋण प्रदान करने के लिए बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के साथ टाई अप करा है गवर्नमेंट ने और उसके द्वारा खाते खोले गए हैं। और खाते खोलने के साथ में ये देखा गया कि जो 64% है उसमें 64% का जो खाता है वो सिर्फ महिलाओं का है ना। और ये इस योजनाओं को लोन 3 प्रकार से प्रदान किया जाता है। शिशु स्तर पर 50,000 रुपए तक का ऋण, किशोर स्तर पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण और तरुण स्तर पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शुभमन गिल के बारे में, जिनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है ग्रेस सीक्वेंस को, जो इंग्लैंड से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के बारे में, जिसने 9 साल के भीतर 5th टाइम फीफा क्लब विश्व कप का खिताब अपने नाम करा है और इसके पहले 2014, 16, 17 और 18 में भी ये खिताब जीत चुका है। इन्होंने किसको बीट किया? तो इन्होंने सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है अल हिलाल, उसको बीट करके ये खिताब जीता है। साथ ही फीफा क्लब विश्व कप का आयोजन 2000 से किया जा रहा है, सन 2000 से किया जा रहा है
और इसको ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है? तो फीफा क्लब विश्व कप फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन खेल के वैश्विक शासित निकाय द्वारा आयोजित किया जाता है और ये एक इंटरनेशनल मेल फुटबॉल कंपटीशन या प्रतियोगिता है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो एक महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट लेकर आया है और 2024 में इसको विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कोविड को ध्यान में रखते हुए एक महामारी संधि बनाई गई है, जिसका उद्देश्य है कि भविष्य की महामारियों के खिलाफ राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या तैयारियां की जा रही हैं, उसको देखरेख करना और उसको मजबूत करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के बारे में, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए $50 मिलियन से के वैश्विक जलवायु लचीलापन कोष की घोषणा करी है और इसकी स्टार्टिंग करी है उन्होंने गुजरात के सुरेंद्र नगर जिला का एक गांव है कूडा गांव। वहां वहां पर नमक श्रमिक, यानी जो नमक श्रमिक है, जो नमक के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको संबोधित करते हुए ऐसा किया है। नेक्स्ट, रशियन गवर्नमेंट का कहना है कि भारत पिछले 5 सालों में रूस से करीब $13 अरब का हथियार खरीद चुका है और $10 अरब का हथियार और सैन्य उपकरणों के लिए मॉस्को को ऑर्डर भी दिया है भारत की सरकार ने, ऐसा कहना है रशियन गवर्नमेंट का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 14 फेब के बारे में, जिसको पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इसको मनाया जाता है, जैसे चाइना में इसे नाइट्स ऑफ सेवेंस और जापान और कोरिया में इसे व्हाइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अमेरिका ने 19वीं सदी में इसको आधिकारिक तौर पर अवकाश घोषित करा था इस दिन को, यानी 14 फरवरी को। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण वैलेंटाइन संत थे रोम के, उनकी याद में इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, और साथ में ही जो वैलेंटाइन का जो ये जानकारी है कहाँ से मिली है, तो 1260 में एक बुक है जिसका नाम है आर्या ऑफ जैकोबस डी वर्जिन। इस बुक में सेंट वैलेंटाइन का वर्णन मिलता है। 1969 में जो कैथोलिक चर्च है उसमें कुल 11 सेंट वैलेंटाइन थे और इसकी पुष्टि मिलती है और इन्हीं की याद में 14 फरवरी को उनके सम्मान में ये पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, अगर इतिहास को और अच्छे से समझें तो 3री शताब्दी में रोम का सम्राट था जिसका नाम था क्लॉडियस। ठीक है, तो उसका मानना था कि विवाह करने के बाद जो पुरुष है उसकी शक्ति और बुद्धि दोनों कम हो जाती है, तो इसलिए उसने एक आदेश पारित किया और कहा कि उसका सैनिक और अधिकारी विवाह नहीं कर सकता। तो उस समय रोम के संत थे वैलेंटाइन, उन्होंने इस आदेश का विरोध किया और उनके आह्वान पर बहुत सारे सैनिकों और अधिकारियों ने विवाह किया। तो इससे गुस्सा होकर क्लॉडियस ने क्या किया कि 269 में 14 फरवरी को वैलेंटाइन को फांसी पर लटका दिया। अच्छा, जिस जेल में ये रहते थे, सेंट वैलेंटाइन जिस जेल में रहते थे, उसका जो जेलर था, उसकी बेटी नेत्रहीन थी, तो उन्होंने अपने नेत्र को दान किया था, नेत्रहीन बेटी जैकोबस को नेत्र दान किया था और जैकोबस को एक पत्र लिखा था जिसके अंत में उन्होंने लिखा था तुम्हारा वैलेंटाइन। तो इसीलिए उनकी स्मृति में, सेंट वैलेंटाइन की स्मृति में 14 फरवरी को उनको याद करते हुए वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है और पूरे विश्व में निस्वार्थ प्रेम की जो भावना है उसको इस संदेश को फैलाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ में टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है उस पे मेरे द्वारा जो भी पीडीएफ है, जो भी मटेरियल पढ़ाया जाता है उसको पीडीएफ के फॉर्म में डाल दिया जाता है, तो वहां से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।